अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। मशरिक़ वस्ता से तमाम बड़ी खबरें फिर निकल के सामने आ रही हैं। दोस्तों, ईरान ने कद्र एच मिसाइल बाहर निकाली है, जिसका मैंने जिक्र पिछले वीडियो में भी किया है। और एक ईरान का सरकारी चैनल है जिसने बताया है कद्र एच मिसाइल जो ईरान ने बाहर निकाली है सुरंग से, इसका खुलासा ईरान की सरकारी मीडिया ने किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मिसाइल का जिक्र तो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार किया है। इस मिसाइल को अभी तक ईरान ने जंग में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ईरान के सरकारी चैनल ने खुलासा किया है, उसमें यह भी कहा गया है कि ईरान अब जंग में इस मिसाइल का किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। और ये ईरान की बहुत तेज़ मिसाइल है और इसकी कई खूबियां गिनाई गई हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये ईरान की बहुत तेज़ मिसाइल है। दुनिया के मीडिया चैनल बता रहे हैं बहुत ख़तरनाक है, वाकई ख़तरनाक तो है मिसाइल, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये ईरान की सबसे ख़तरनाक मिसाइल है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा जा रहा है कि ये ईरान की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल है और बहुत तेज़ है। लेकिन नहीं, अभी आपको पता भी नहीं होगा, एक और मिसाइल का मैं खुलासा कर रहा हूँ, जबकि खुलासा मैं इसका भी कर चुका था, कद्र एच का। कद्र एच के दो वर्जन हैं, कद्र एच है और कद्र एफ है। अब ये एफ निकली है कि एच निकली है ये पता नहीं है, बहरहाल कद्र मिसाइल निकली है, ये सामने आ रहा है। लेकिन जो सरकारी चैनल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ मिसाइल है और ख़तरनाक मिसाइल है। जी हाँ, ख़तरनाक भी मिसाइल है, बहुत तेज़ भी है, लेकिन ये भी खुलासा हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ईरान की सबसे तेज़ मिसाइल है, सबसे खतरनाक मिसाइल है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि ये ईरान की सबसे तेज़ मिसाइल है, सबसे खतरनाक मिसाइल है। अगर सबसे तेज़ और सबसे खतरनाक मिसाइल की बात करी जाए ना, तो शहाब-6 है। शहाब-6 अभी नाम भी नहीं सुना होगा। इसके कने एक मिसाइल है शहाब-1, शहाब-1 का दूसरा वर्जन है शहाब-2, शहाब-2 का तीसरा वर्जन है शहाब-3 और शहाब-3 का चौथा वर्जन है शहाब-4, शहाब-4 का पांचवा वर्जन है शहाब-5 और 6 वर्जन पे ये अब से तकरीबन कम से कम 1 साल पहले काम कर रहा था ईरान के इंजीनियर जो हैं और साइंटिस्ट, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने पढ़ा था कि ये शहाब-6 वर्जन पे काम कर रहे हैं। और शहाब-6 वर्जन ये इतनी फास्ट मिसाइल है कि भाई साहब ये गति से भी 10 गुना ज़्यादा तेज चलती है। और जब ये फायर की जाती है ना, जब बैठा हुआ कंट्रोल रूम में कंट्रोलर पलट के देखता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जलती हुई आग नजर आती है, गोला नजर आता है और कुछ ही देर में वहां पे राख का ढेर और मलबा नजर आता है। ये इतनी खतरनाक मिसाइल है। कौन सी? शहाब-6। शहाब-6 से ज़्यादा खतरनाक कद्र एच नहीं होगी। शहाब-6 का जो छठा वर्जन है, ये मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है कि लगभग तैयार हो गया होगा, रेडी हो गया होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये रेडी हो गया होगा। बहरहाल मेरा दिमाग कह रहा है, मेरी मानसिकता कह रही है कि छठा वर्जन इसका बन चुका होगा। क्योंकि 1-1.5 साल पहले जब मैंने एक इंटरनल रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें मुझे पता लगा था कि शहाब-6 पे काम हो रहा है। और शहाब-6 की तुलना किससे की गई थी? पाकिस्तान के शाहीन-3 से तुलना की गई थी। और शाहीन-3 की मारक क्षमता क्या बता रहे हैं? शाहीन-3 की मारक क्षमता 3 गुना ज़्यादा है, आवाज़ से 3 गुना ज़्यादा गति से तेज चलती है। जब आवाज़ कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलों को सुनाई देती है, तो वह 3 गुना आगे निकल चुकी होती है। पलट के जब देखता है डिफेंस मास्टर कि ये मिसाइल किधर से फायर हुई है और किधर को जा रही है, जब कंट्रोल रूम में बैठा डिफेंस मास्टर पलट के देखता है, तो भाई साहब ये अपने टारगेट को हिट कर चुकी होती है, वहाँ पे आग लग चुकी होती है, आग का गोला नज़र आता है और आग जब ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे मलबा और तबाही नज़र आती है। फिलहाल ये हालात हैं इन मिसाइलों के, जिसमें शहाब-6 और पाकिस्तान का शाहीन-3। तब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही है रूस का ब्रह्मोस। रूस के ब्रह्मोस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। फिलहाल अभी शहाब-3 ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया है जंग में, और ना ही कद्र मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किया है जंग में, लेकिन हाँ कद्र अब निकाल लिया है। अभी शहाब-3 निकलना बाकी है। शहाब-3 के जो वर्जन है वो 6 तक हैं, 1 से लेके 6 तक हैं। ईरान मिसाइलों में बहुत आगे है, ड्रोन में भी आगे है। फिलहाल कद्र निकाल के उसने ये इशारा साफ कर दिया है कि अगर
हम पे हमला हुआ तो हम मारेंगे और रुकेंगे नहीं, बेइंतहा मारेंगे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ईरान का जो समंदर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकर पे हमला हो गया है। तेल टैंकर पे हमला हुआ और फिर तेल टैंकर तबाह और बर्बाद हो गया। लिहाजा इसके बाद यूएई की टिप्पणी भी सामने आई है। लेकिन जिस कंपनी का ये जहाज है जिसका नाम है एडीओएनसी ने कहा है कि भाई साहब हमें बड़ा नुकसान हुआ है और जब से जंग शुरू हुई है, जब से लेके अब तक ईरान के समंदर में यानी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में और इसी रास्ते में तकरीबन हमारे 15 जहाज़ों को टारगेट किया गया है और 15 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ये कहना है एडीओएनएससी का। एडीओएनएससी कहती है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये यूएई की जहाज कंपनी है। लिहाजा इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो ईरान ने अमेरिका के जंग में MQ-9 रीपर ड्रोन को मारा है और वहीं इजराइल के हारोप 900 ड्रोन को मारा है। और हारोप 900 ड्रोन और अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, इन्हें जो है ईरान ने सुरंगों में पहुंचा दिया है और ईरान की IRGC ने इनका वीडियो वायरल करते हुए बताया है कि अब इनकी रिवर इंजीनियरिंग की जा रही है। रिवर इंजीनियरिंग करके ईरान जो है इनके नए वर्जन बनाएगा और इन्हीं जहाज़ों से और इन्हीं ड्रोनों से नए नए ड्रोन बनाएगा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। लिहाजा अब इन ड्रोनों को अपने फ़ायदे के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए वह काम कर रहा है। ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जंग में मारे गए अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन और वहीं इजराइल के हारोप 900 ड्रोन को उसने रिवर इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया है और वो कर लेगा रिवर इंजीनियरिंग। इसकी रिपोर्ट जो है ईरान की स्टे मीडिया ने भी दी है। लिहाजा अब हम इससे और आगे बढ़ेंगे तो आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारी जो है बातचीत ओमान के साथ जारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नया रूट बना रहे हैं, नया रास्ता खोज रहे हैं और नए रूट नए रास्ते का नियम भी नई शर्तों की तरह होगा और नए तौर तरीकों से इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा हमारी जो है बातचीत चल रही है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन नया रूट और नई रास्ता खोजने के लिए अभी हमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी और राजनीतिक तौर पे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के साथ जो शर्तें हमारी पिछली बार लागू हुई थी, उन शर्तों का अमेरिका को समाधान निकालना चाहिए, जिसमें तेहरान जो है पाकिस्तान के मेमोरेंडम का उल्लंघन मानता है। इसीलिए अमेरिका को ध्यान देना चाहिए और मेमोरेंडम का उल्लंघन जो हो रहा है उसे हल करना चाहिए। ये कहना है अब्बास अराक्ची का। वहीं अब्बास अराक्ची ये भी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नया रास्ता और नया रूट खोजा जा रहा है उसे ईरान और ओमान ही अपने नए तरीके और नए ट्रैफिक रूलों के हिसाब से चलाएंगे। इसमें कोई भी पुराना रूल और पुराना ट्रैफिकिंग रूल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा इसके बाद अब्बास अराक्ची एक बार और अपने आखिरी बयान में कहते हैं कि अमेरिका को उस शर्त का भी समाधान निकालना चाहिए जिसे तेहरान पाकिस्तान के मेमोरेंडम का उल्लंघन मानता है, यानी कि मुआवजा जो था वो पिछली शर्तों में लागू था। और अब्बास अराक्ची यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान की मेडिएटरी में जो भी हमारे तुम्हारे बीच पंचायत की गई थी, सीज फायर किया गया था, उसमें मुआवजा देने की बात लिखी हुई है और अमेरिका को मुआवजा देना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। यानी कि ईरान जो है अपना मुआवजा लेने पर एक बार फिर अड़ गया है और फिर से वह मुआवजा लेने की बात कर रहा है। फिलहाल अब हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि ये 1985 से लेकर 2026 तक पहली बार है कि सऊदी अरब से जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल
क्रूड ऑयल अमेरिका सऊदी अरब से हर रोज तकरीबन 8 लाख बैरल लिया करता था, लेकिन इस बार जो है ये संख्या घट के बिल्कुल जीरो पे पहुंच गई है। और जीरो पे आ जाने के बाद ये पता लग चुका है कि अमेरिका की हालत बद से बदतर हो गई है और पतली हो गई है, क्योंकि जहां अमेरिका 1985 से लेके अब तक हर रोज 8 लाख बैरल तेल जो है सऊदी अरब का लेता चला आया और सऊदी अरब सप्लाई करता चला आया, लेकिन आज को अमेरिका के एक बैरल भी तेल नहीं ले पा रहा है सऊदी अरब से। अमेरिका के ही जर्नल की बात करूंगा दोस्तों। ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ का वाइस चेयरमैन और जनरल डेमिरन केन जो है, जनरल डेमिरन केन कह रहा है कि ईरान के साथ जंग में उलझने के बजाय जंग से बाहर निकलने की कोशिश की जाए और ये कदम उठाया जाए कि जंग से कैसे बाहर निकला जाए, इसी दिशा में काम किया जाए और जंग से बाहर निकलने की कोशिश करे अमेरिका। क्योंकि ज्वाइंट ऑफ कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ का वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन वो कहता है कि जो भी कदम उठाया जाएगा अमेरिका की तरफ से उसका सटीक उल्टा हो सकता है और अमेरिका ज़्यादा खाई में जा सकता है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में बहुत बुरा अमेरिका फंस गया है। वहीं आपको बता दूं, ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ का वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन कहता है कि भाई साहब इस वक्त अमेरिका को ज़रूरत है कि वो ईरान से जंग से बाहर निकले और किसी तरह वो ऐसा कदम उठाए जिससे कि जंग खत्म हो, सीज फायर हो, समझौता हो और जंग से बाहर अमेरिका निकल जाए। वरना अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझेगा और जो भी कदम उठाएगा तो उसका सटीक उल्टा हो सकता है, यानी कि अमेरिका ईरान को मिटाने का कदम उठाएगा तो अमेरिका उल्टा खुद ही मिट सकता है। ये कहना है ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन का। जनरल डेमिरन केन ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस जंग से अमेरिका निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तबाही है और तबाही के सिवा कुछ नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि ईरान की IRGC के जो एक ऑफिशियल हैं जिनका नाम है हसन मुईदी, हसन मुईदी कहते हैं कि भाई साहब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाने का और इसे इस्तेमाल करने का तौर तरीका ढूंढ रहा है और उस पर काम कर रहा है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ही खुलेगा जब अमेरिका ईरान की सारी शर्तें मान लेगा। उनका साफ कहना है कि जब तक अमेरिका ईरान की सारी शर्तें नहीं मानता है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, और अगर जंग चलती है तो ये जंग लड़ी जाएगी और लंबे समय तक हम लड़ते रहेंगे। साफ सीधा कहना है IRGC के हसन मुईदी का कि भैया अगर जंग चलती है तो लंबे समय तक हम जंग लड़ते रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही बंद रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ द ईरान की ही शर्तों पे खुलेगा और इसमें ईरान की निजी शर्तें और निजी मनमानी चलेगी। इसमें ओमान का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ईरान अपनी मर्जी से चलाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ईरान की ही शर्तों पे खुलेगा ये। इसमें ओमान का कोई हस्तक्षेप या दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि अब ईरान ये कह रहा है कि भाई साहब हम ओमान की भी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अकेले सोचेंगे समझेंगे कि हमें कैसे चलाना है और इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ द ईरान की ही सोच समझ और शर्त से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जब शर्तें मान लेगा तो जब ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अब इधर ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ के वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन कह रहे हैं कि जंग से बाहर निकलना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकल जाएं। तो जी हाँ, जंग से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर चीफ ऑफ विजिलेंस स्टाफ का वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन ये भी कह रहा है कि कद्र मिसाइल ईरान उस वक्त दिखा रहा है
जिस वक्त अमेरिका के हथियारों के भंडार ख़त्म हो चुके हैं, मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं और इंटरसेप्टर ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे में ईरान नई नई मिसाइलों की नुमाइश कर रहा है। तो अमेरिका को जंग का मैदान छोड़ देना चाहिए और जंग के मैदान से बाहर निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे से एक सवाल और भी पैदा होता है कि जब तुम्हें जंग से बाहर ही निकलना है, हर हाल में जंग से बाहर निकलने की तुम बात कर रहे हो, तो भाई साहब तुम्हें तो फिर ईरान की शर्तें मानना ही होंगी और मानना पड़ेंगी। फिलहाल कब तक ये जंग जारी रहती है, अब ज़रा अमेरिका की हालत देखिए और समझिए कि जहां 1985 से लेके अब तक वो लगातार सऊदी अरब से कच्चा तेल तो वो रोज़ 8 लाख बैरल ले रहा था और आज को 1 बैरल भी नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पे से उसकी हालत तो पतली हो गई है। फिलहाल अब जो है ईरान का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका शर्तें नहीं मानता है, जब तक हमारी जंग जारी रहेगी, तो फिर शर्तें तो मानना ही पड़ेंगी ईरान की। लेकिन देखना है कि अब कब तक ईरान की शर्तें अमेरिका मानता है और कब तक जंग चलती है। फिलहाल जंग में जो MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए गए और हारोप 900 ड्रोन गिराए गए, उनकी तो रिवर इंजीनियरिंग चल ही रही है, लेकिन ईरान ने एक पायलट को भी अमेरिका के पकड़ लिया है। अमेरिका का जो पायलट पकड़ा है, उसकी माँ अमेरिका में फूट फूट कर रो रही है और कह रही है प्लीज़ मेरे बेटे को बचाइए, कैसे भी बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए। लेकिन ईरान की हुकूमत ने जब उसकी माँ को रोते हुए देखा तो ईरान ने ट्वीट करके कहा है कि माँ घबराइए मत, आप घबराइए मत, आपका बेटा अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित है हमारे पास। ईरान ने तुरंत ही उसी पायलट से नंबर भी लिया उसके घर का और उसकी माँ से बात भी कराई। बताइए क्या कहोगे ईरान के बारे में। ईरान का दिल तो देखिए कि दुश्मन का पायलट उस पे हमला करने आ रहा, उस पे बम बरसाने आ रहा, उसकी बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त करने आ रहा है, उसको तबाह और बर्बाद करने आ रहा है, उसको मौत बांटने आ रहा है। लेकिन उसी पायलट को जब ईरान पकड़ लेता है और जब उसकी माँ फूट फूट कर रोती है, तो भाई साहब ईरान क्या कहता है कि माँ आप घबराइए नहीं, आपका बेटा हमारे पास अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित है और हम आपकी बात करा रहे हैं आपके बेटे से। समझिए ज़रा, रहम दिली देखिए और ईरान का दिल देखिए कि कितना बड़ा है। चाहता तो वो तुरंत मार भी सकता था, लेकिन नहीं, इंसानियत और इंसानियत ही हमेशा जीतती है और इंसानियत हमेशा आखिर में जाती है और ये दिखाती है दुनिया को कि देखिए शैतान कितनी भी हरकत क्यों ना करे, लेकिन आखिर में जीत इंसानियत की ही होती है। फिलहाल अमेरिका के लगभग 1000 फौजी मारे जा चुके हैं अब तक की जंग में। 4 माह 5 माह से जो जंग चल रही है, इसमें लगभग अमेरिका के 1000 फौजी मारे गए हैं, जिनके माँ बाप बहन भाई आकर बैठ गए हैं व्हाइट हाउस पे। जैसे अपने यहाँ जंतर मंतर है, प्रदर्शनकारी जाते हैं, प्रोटेस्टर जाते हैं और जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मुजाहिरे करते हैं। इसी तरह एक जगह है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में व्हाइट हाउस, वहाँ जाते हैं लोग, धरना प्रदर्शन करते हैं और बैठ जाते हैं। तो जो मारे गए हैं फौजी मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के हाथों, उनके माँ बाप बहन भाई जाकर व्हाइट हाउस पे बैठ चुके हैं और अपनी ही गवर्नमेंट, अमेरिका की ही गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर से देखिए कि अमेरिका के अंदर भी धरना प्रदर्शन तेजी से शुरू हो गए हैं और लगातार अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ फौजियों के माँ बाप बहन भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फौजी ईरान के हाथ मिडिल ईस्ट के अंदर मारे जा चुके हैं। फिलहाल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में डिफेंस डील हुई है और इस डिफेंस डील के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का हाथ है, क्योंकि मशरिक़े वस्ता मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान का जितना बड़ा दुश्मन सऊदी अरब है, इतना बड़ा दुश्मन ना तो अमेरिका है और ना ही इजराइल है। क्योंकि मुस्लिम जगत का खलीफा अभी तक सऊदी अरब बना हुआ था, लेकिन सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को मिट्टी चटा देने के बाद अब ईरान
मुस्लिम जगत का तो सुपर पावर बन ही गया है, बल्कि वो पूरी दुनिया का सुपर पावर देखा जा रहा है। फिलहाल सऊदी अरब ये देख रहा है कि अब मेरी बादशाहत मुस्लिम जगत में से ख़त्म हो चुकी है और मेरी खलीफाई भी ख़त्म हो चुकी है। अब ईरान ही मुस्लिम जगत का खलीफा होगा और वही मुस्लिम जगत का सुपर पावर होगा। ना सिर्फ मुस्लिम जगत का सुपर पावर होगा, बल्कि वह पूरी दुनिया का सुपर पावर बन के उभरा है। अब सऊदी अरब अपनी बादशाहत को बचाने के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है जंग में अमेरिका पूरी तरह पस्त हो चुका है और हार मान चुका है। अब अमेरिकी फ़ौजें जब मिडिल ईस्ट से निकलेंगी और मिडिल ईस्ट को खाली कर जाएंगी, तो उसके बाद सऊदी अरब ईरान के सामने कान भी नहीं हिला पाएगा। और अगर कान हिलाएगा तो ईरान इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा कि सऊदी अरब को सीधा कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसी डर में अब सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पे डिफेंस डील की है तुर्की और पाकिस्तान से। डिफेंस डील का मतलब होता है कि तीनों देशों में से अगर किसी भी मुल्क पे हमला होता है तो इन तीनों का डिफेंस समझौता है और ये तीनों मुल्क मिलके उससे लड़ेंगे। तो यहाँ पे डिफेंस डील कराई है ट्रंप ने। ये मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है कि ये सारी हरकत अमेरिका की है। अमेरिका ने सोचा है क्यों ना भाई भाई को आपस में लड़ा के और कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि ईरान के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। ना तो वो जंग के मैदान में ईरान के सामने टिक पा रहा है, वहीं वो राजनीतिक स्तर पे भी कोई सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है और वो अपनी बादशाहत को दोबारा कायम करने के लिए तुर्की उसने दौरा भी किया था और पाकिस्तान से तो हर रोज़ उसकी बातचीत होती ही रहती है। वैसे ही सऊदी अरब से भी हर रोज़ उसकी बातचीत होती रहती है। तो ट्रंप ने सोचा क्यों ना तुर्की और पाकिस्तान को समझाया जाए और तुर्की और पाकिस्तान को अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर, अपने पेट में लेकर सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करा दी जाए। क्योंकि एक ना एक दिन ये बात तो पक्की है कि सऊदी अरब और ईरान में ज़रूर जंग होएगी, और जब सऊदी अरब ईरान में जंग हो जभी तुर्की और पाकिस्तान को मजबूरन आना पड़ेगा। जब डिफेंस डील होएगी तो इन्हें डिफेंस करने के लिए सऊदी अरब का दोनों को आना पड़ेगा, तुर्की और पाकिस्तान को। और जब ये सऊदी अरब के लिए ईरान पे हमला करेंगे तो फिर ईरान पलट के तुर्की पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो यहीं पे से ये चारों एक साथ भाई भाई आपस में लड़ जाएंगे और इनकी जंग लंबी होगी। ईरान का गोला बारूद खत्म होगा, उसके बाद अमेरिका कूद पड़ेगा किसकी, सऊदी अरब की डिफेंस करने के लिए, और फिर ईरान को ख़त्म कर लेंगे। ये मेन साजिश है अमेरिका की, और अमेरिका के इस जाल में तुर्की पाकिस्तान को नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। फिलहाल मैं समझाना चाहता हूँ एर्दोगान को भी, नवाज शरीफ को भी, यानी कि तुर्की को भी, पाकिस्तान को भी, कि आप सऊदी अरब से दूर रहो, डिफेंस डील मत करो। ये सब राय मशवरा ट्रंप का है और अमेरिका की चाल है कि वो अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है, वो भी भाई भाई को आपस में लड़ा के। फिलहाल अभी तक तमाम खबरों में मशरिक़ वस्ता से अमेरिका तक इतना ही है। आगे जो भी ताज़ा खबर निकल के सामने आएगी मैं उस पर नया वीडियो बना के शेयर करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुशामदीद।